हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो हमने कल क्या है, ज्योग्राफी का एक पॉइंट था पृथ्वी की संरचना और उसकी प्रकृति और वह क्या है उसकी गतियाँ, उसके बारे में हमने कल क्या है डिस्कस किया था। उसके बारे में मैंने आपको विस्तारपूर्वक बताया था, लेकिन उसमें क्या है एक दो पॉइंट रह गए थे, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके बाद में क्या है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल पृथ्वी के बारे में बताया था कि पृथ्वी की जो संरचना है वो 3 लेयर से मिलकर बनी है, 3 पट्टियों से मिलकर बनी हुई है। जिस प्रकार प्याज में झिल्लियाँ होती है, 3 परतें होती है, उसी प्रकार पृथ्वी में भी 3 पट्टियाँ होती है। ठीक है, जिसे प्रथम पट्टी को भूपर पट्टी कहा जाता है, क्रस्ट कहते हैं। सेकंड को मेंटल या आवरण कहा जाता है। तीसरी को क्रोड या कोर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या चुंबक की तीसरी जो पट्टी है उसमें चुंबक की मात्रा ज़्यादा है, लोहा एसिड की मात्रा ज़्यादा है। इसी के कारण क्या है पृथ्वी का जो चुंबकत्व का गुण है पृथ्वी में सर्वाधिक पाया जाता है। ये बात की थी। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि उत्तरी ध्रुव किस प्रकार, दक्षिणी ध्रुव किस प्रकार, उन प्राचीन जो लोग थे उनके द्वारा ध्रुवों का जो क्या था निर्धारण किया गया था। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था पृथ्वी किस प्रकार परिभ्रमण करती है, किस प्रकार परिक्रमण करती है, कौन सी घटना परिक्रमण से देखने को मिलती है और कौन सी जो घटना है वो परिभ्रमण जब पृथ्वी करती है उसके द्वारा देखने को मिलती है। तो ये हमने क्या सारा डिस्कस था वो कर लिया था। ठीक है, इसके बाद में क्या था, एक हमने किया था कि सूर्य जो है वो लगातार एक ही दिशा में नहीं रहता है, वो लगातार क्या है रोटेशन करता रहता है, घूमता रहता है। यानी पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ क्या है जो चक्कर क्या है लगाती रहती है। कभी पृथ्वी उत्तर दिशा में जाती है, कभी क्या है दक्षिण दिशा में जाती है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा एक दो पॉइंट यहाँ पर रहेंगे तो उसके बारे में और बताता हूँ। ठीक है, ये कल अंतिम पड़ाव में किया था तो आपको थोड़ा कम समझ में आया, तो एक बार मैं इसको और बता देता हूँ कि सूर्य जो है वो लगातार क्या है रोटेशन करता है, लगातार घूमता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है सूर्य है, ये हमारा क्या है सूर्य है। ये कभी इधर जाए कभी ये तो क्या थी 0 डिग्री भूमध्य रेखा निर्धारण किया था। थोड़े से स्पीड में चलेंगे आज। 0 डिग्री क्या है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री क्या थी भूमध्य रेखा थी। कभी तो सूर्य इधर आएगा और कभी क्या है सूर्य इधर आएगा। ये हमारा क्या थी 23.5 डिग्री कर्क रेखा और इधर क्या थी 23.5 डिग्री क्या थी मकर रेखा, क्या थी मकर रेखा। ठीक है, तो सूर्य कभी तो यहाँ सीधा पड़ेगा और कभी क्या इस दिशा में जाएगा, कभी क्या है इस दिशा में जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब सूर्य इस दिशा में जाता है तो वह कौन सा दिन होता है 21 जून होता है, 21 जून होता है। और जब दक्षिणी ध्रुव में आता है तो भारत में कौन सा होता है वो दिन 22 दिसंबर होता है। ठीक है, यहाँ तो क्या है 21 जून होगा और यहाँ कौन सा है 22 दिसंबर होगा। ठीक है, ये तो क्या है 21 जून है और ये कौन सा है 22 दिसंबर है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इस जून की अगर हम बात करते हैं तो इस समय कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु है। और इधर कौन सी होती है अपने जो कौन सी है शरद ऋतु होती है। यानी क्या है इस समय जो है दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें शरद नहीं है, इसको शीत कहा जाता है। शरद नहीं है शीत ऋतु, यानी भारत में क्या है क्या पड़ता है इसमें ठंड पड़ती है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है शीत ऋतु है। कौन सी है शीत ऋतु है। ठीक है, 21 जून को जब सूर्य उत्तरी दिशा में होता है तो उसमें कौन सा होता है ग्रीष्म ऋतु होता है। और जब सूर्य 22 दिसंबर को होता है दक्षिण ध्रुव में होता है उसमें अपने क्या पड़ती है सर्दियाँ पड़ती है, यानी शीत ऋतु होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ग्रीष्म शीत ये क्यों लिखवा रहा हूँ क्योंकि एक शब्द आते हैं। ठीक है, विषु और क्या है अनांत, विश्व और क्या है अनांत आते हैं तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है, इसलिए यहाँ पर क्या है लिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है 20 में एक और पड़ता है 21 मार्च और क्या है 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य के भूमध्य रेखा पर होता है, बिल्कुल दिन और रात के समान होते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है। इसमें क्या है सबसे दिन छोटा होता है, रातें क्या सबसे बड़ी होती है। ठीक है, 21 जून का दिन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और 22 दिसंबर का दिन सबसे छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद अब दिन छोटे रातें बड़ी इस प्रकार चेंज होता रहता है। ठीक है, तो 23 मार्च है और कौन सा है 21 मार्च है और क्या 23 सितंबर है। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर है। ठीक है, अब क्या थे यहाँ तो ग्रीष्म ऋतु है, यहाँ कौन सी है शीत ऋतु है। सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो सितंबर में कौन सा होता है हमें थोड़ी सितंबर अक्टूबर में क्या सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पर कौन सा होगा शरद ऋतु आ जाएगी। यहाँ पर कौन सा आएगी शरद
ये तो ऋतुएं तो वैसे याद हो जाती है कि थोड़ी थोड़ी क्या है, अगर बारिश का मौसम है तो कौन सी आ जाती है, बरसात का मौसम सावन के भादों में आता है, ठीक है, तो उसमें वर्षा ऋतु होती है। और जून से लेकर के है ये जुलाई अगस्त तक महीने में चलती है, तो ये वर्षा ऋतु का समय होता है, गर्मियाँ होती है इसमें। और दिसंबर में क्या होती है, शीत ऋतु होती है। और सितंबर की अगर हम बात करते हैं, सितंबर में कौन सी आती है, सर्द ऋतु होती है, ठीक है। और मार्च में क्या है, बसंत ऋतु है। मार्च की अगर बात करते हैं तो फूल झड़ते हैं, ऐसे स्टार्ट हो जाते, कौन सी बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु है, ठीक है। तो ये मैंने कल बताया था आपको, ठीक है, ये ऋतुएं नहीं बताई थी, बाकी कल ये डिस्कस किया था हमने, ठीक है। तो अभी के आते एक दो शब्द आते हैं, एक तो कौन सा आता है, विषु, एक कौन सा आता है, विषु, विषुव, और दूसरा कौन सा आता है, ऐनांत, ऐनांत। यानी विषुव किसे कहा जाता है और ऐनांत किसे कहा जाता है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो सब कुछ क्या है, समझ में आ गया, ठीक है। ये डायग्राम आपको समझ में आ गया तो विषुव भी आ गया, ऐनांत भी आपको क्या है, समझ में आ गया, ठीक है। तो विषुव किस कंडीशन को कहा जाता है, इन्हीं में क्या है कंडीशन लागू होगी, ठीक है। इन्हीं कंडीशनों में से क्या है, एक परिस्थिति में क्या है, विषुव बनेगा और एक में क्या, ऐनांत बनेगा, ठीक है। तो जब सूर्य की स्थिति किस दिशा में होती है तो उसे विषुव कहेंगे, और सूर्य की दिशा किस तरफ होगी तो उसे क्या कहेंगे, ऐनांत कहते हैं, ठीक है। तो जब सूर्य क्या बिल्कुल मध्य में होता है, यानी क्या है 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर होता है, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, तो इसे क्या कहते हैं, विषुव कहा जाता है। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, सीधा चमकता है, तो उसे क्या कहा जाता है, विषुव कहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। तो हमने देख लिया यहाँ पर क्या दो परिस्थितियां बनी, यानी एक तो 21 मार्च को है, एक क्या 23 सितंबर को है, तो 2 दिन क्या है, विषुव देखने को मिलते हैं। इसे बसंत विषुव, इसे क्या कहा जाता है, शरद विषुव कहा जाता है, ठीक है। बसंत और क्या शरद विषुव, ये आपको समझ में आ गया। और ऐनांत कब होता है, ऐनांत आपको रहेगा तो 2 चीजें रहेगी, जब सूर्य क्या है 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर उत्तरी दिशा में जाता है तो उसे कौन सा, उत्तरी ऐनांत कहेंगे। जब दक्षिण दिशा में आता है उसे क्या, दक्षिण ऐनांत कहेंगे, ठीक है। तो ऐनांत कब होता है, जब सूर्य सीधी रेखा पर न चमक कर क्या 23.5 डिग्री रेखाओं पर चमकता है तो उसे क्या कहते हैं, ऐनांत कहा जाता है, ठीक है। जब सूर्य 23.5 डिग्री कर्क रेखा व 23.5 डिग्री मकर रेखा पर चमकता है, तो 23.5 डिग्री जब कर्क रेखा पर चमकेगा और 23.5 डिग्री क्या है जब मकर रेखा पर चमकता है, तो उसमें क्या है, ऐनांत की स्थिति बनती है। और ऐनांत हमारे 2 देखने को मिलते हैं, एक तो कौन सा, तो उत्तरी ऐनांत होता है, एक है दक्षिणी ऐनांत होता है, जिसे ग्रीष्म ऐनांत कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, शीत ऐनांत कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, दो पॉइंट थे, एक तो क्या है ऐनांत का था और एक कौन सा था, विषुव का था। यानी क्या है, ऐनांत कब बनेगा और क्या है, विषुव जो है वो कब बनेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा कि पृथ्वी पर सूर्य लगातार एक स्थिति पर नहीं चमकता है, ये लगातार क्या है, चक्कर लगाती रहती है, तो इसकी परिस्थितियां चेंज होती रहती है, कभी 0 डिग्री पर होगा, कभी उत्तर में जाएगा, कभी दक्षिण में आएगा, ठीक है। तो जब उत्तर में आता है, कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री पर चमकता है, तो 21 जून का दिन होता है। यह दिन सबसे बड़ा और रातें सबसे छोटी होती है। इस दिन इस जो 21 जून को है वो दिन जो होगा सबसे बड़ा दिन होगा और रात है वो सबसे छोटी होगी, ठीक है। इसके बाद में सूर्य दक्षिणी दिशा में आता है, बीच में क्या है 21 मार्च 23 सितंबर को यहाँ पर क्या है बिल्कुल भूमध्य में टकराएगा। यहाँ पर दिन रात बराबर होते हैं, जितना दिन का टाइम होगा उतना ही क्या रात का होगा। जब दक्षिण दिशा में सूर्य 22 दिसंबर को आता है, यहाँ तो क्या है दिन सबसे छोटा होता है और रात क्या है, इस दिन की रात सबसे बड़ी होती है, ठीक है। तो इन्हीं को क्या है एक नाम दे दिया, एक क्या है विषुव कहा गया, एक को ऐनांत कहा गया। तो विषुव किसे कहा जाता है, जब भूमध्य रेखा पर यह चमकता है तो 2 दिन बनते हैं, इन दोनों दिनों को विषुव कहा जाता है। 21 मार्च को बसंत विषुव कहा जाता है और 23 सितंबर को क्या कहा जाता है, शरद विषुव कहा जाएगा। और ऐनांत की अगर हम बात करते हैं, 2 ऐनांत बनते हैं। जब सूर्य उत्तरी दिशा में जाता है, 21 जून का वो दिन होता है, उसमें ग्रीष्म ऐनांत होता है। और जब सूर्य दक्षिण दिशा में होता है, इस दिन 22 दिसंबर का दिन है, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा पर चमकता है, तो इसे क्या कहा जाता है, शीत ऐनांत कहते हैं, ठीक है। तो इतना आपको आया होगा पृथ्वी और पृथ्वी से संबंधित ये बातें हैं। अब दूसरा एक और देख लेते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण और क्या है, चंद्र ग्रहण पढ़ेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। यानी चमकेगा किसके, सूर्य जो है
उसके प्रकाश से पृथ्वी क्या है चमकेगी। अपने को पता है जो ग्रह उपग्रह सारे जो है उनके क्या खुद का प्रकाश नहीं है, वो केवल और केवल क्या सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है, किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से। तो मोस्टली हमें ये तो जनरल नॉलेज है, सामान्य सभी को पता है कि सूर्य का प्रकाश कैसे उत्पन्न होता है, यानी सूर्य के अंदर इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो सूर्य जो है उसमें इतना प्रकाश कहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण और चंद्रग्रहण की बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और बता देता हूँ कि सूर्य है, सामान्य सी बात है। ठीक है, लिखवाने की जरूरत नहीं है, सामान्य सी बात है कि सूर्य है, इसमें लगातार ऊर्जा आ रही है, लगातार ये चमक रहा है। कोई भी वस्तु हो वो कितने समय तक चमकेगी, उसका एक अंतिम पड़ाव तो आता ही है। कोई भी व्यक्ति हो जन्म लेता है, वो किशोरावस्था आती, उसकी क्या शेषावस्था आती है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था तक आती है। ठीक है, तो उसका एक पड़ाव आ जाता है वृद्धावस्था, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी भी प्रकार के है सूर्य भी है, चमक रहा है, प्राचीन कई अरबों वर्षों से पहले चमक रहा है और आगे भी चमकता रहेगा, लेकिन एक पड़ाव आएगा, इसकी एनर्जी भी क्या है कम हो जाएगी। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार सन 2022 में रिसर्च किया गया कि सूर्य की जो ऊर्जा है वो लगातार कम होती जा रही है। जैसे सूर्य पहले चमकता था वैसे नहीं चमकता है। अब गर्मी तो ज़्यादा हो रही है, वो क्या है वायुमंडलीय परतों के दबाव के कारण हो रही है, लेकिन सूर्य की जो एनर्जी है यानी सूर्य की जो चमक है वो पहले से कम हो गई है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों को यह डर सताने लगा है कि अगर सूर्य की चमक लगातार कम होती गई तो पृथ्वी पर हर चीज़ें वस्तुएं होगी नहीं। अगर या तो पृथ्वी क्या इससे पहले खत्म हो जाए, अगर नहीं होगी तो क्या है वैज्ञानिकों को यह डर सताने लगा है कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो पृथ्वी पर कुछ भी रहने योग्य नहीं रहेगा। क्यों? प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी, खाने पीने की प्रक्रिया नहीं होगी, सारा जो जैविक प्रक्रम है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि सूर्य में ऊर्जा आती कहाँ से है। ठीक है, तो हमने जब छोटे थे तो पढ़ते थे, किताबों में पढ़ते हैं, साइंस की किताबों में ये देखा होगा कि सूर्य के लिए क्या है, सूर्य में दो प्रक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन है। ठीक है, नाभिकीय संलयन और क्या है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो सूर्य में एक तो क्या है हाइड्रोजन पार्टिकल है, एक तो क्या है हाइड्रोजन पार्टिकल है और एक कौन से हीलियम पार्टिकल। साइंस के स्टूडेंट है उनको ज़्यादा समझ में आएगा। और एक क्या है ऑक्सीजन भी है, इसमें वो क्या है ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है, और कई प्रकार की गैसें और भी इसमें देखने को मिलती है। तो जब ये पार्टिकल है हाइड्रोजन पार्टिकल क्या है आपस में टकराते हैं, हाइड्रोजन पार्टिकल बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं और ये क्या है आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद ये से टकराएंगे, टकराने के बाद क्या हीलियम गैस का निर्माण करते हैं। हीलियम क्या है गैस का निर्माण करते हैं और इनके टकराने के बाद क्या होता है नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी आपस में ये संगठित होंगे और संगठित होने के बाद इनके द्वारा एक एनर्जी रिलीज होती है जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, यानी नाभिकीय संलयन घटना कहा जाता है। हिंदी में लिख देते हैं नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो हमने पढ़ा होगा एंडोथेल्पी और यानी ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोष्य क्रिया दो प्रकार की होती है। इन्हें इंग्लिश में नहीं हिंदी में बताता हूँ मैं। एंडोथेल्पी और कौन से ऊष्माक्षेपी और क्या ऊष्मा शोष्य क्रिया। एक में क्या ऊर्जा रिलीज होती है, एक में ऊर्जा बाहर से रहता है। तो इसमें जब पार्टिकल मिलेंगे तो ये क्या ऊर्जा रिलीज करेगा, यानी बाहर की तरफ फेंकता है और यही ऊर्जा क्या है बाहर की तरफ आती है और ये सूर्य क्या चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार कई वर्षों से, कई अरबों वर्षों से क्या यही प्रक्रिया संपन्न हो रही है जिससे क्या सूर्य चमक रहा है और यही ऊर्जा क्या है जो अन्य ग्रह उपग्रह उन पर पड़ती है। इसी प्रकार यह ऊर्जा क्या है पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी क्या है चमकती है। दिन में जो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर पड़ता है वो इसी के कारण होता है। ठीक है, तो अन्य पार्टिकल, अन्य जो तत्व या जो भी है जो ब्रह्मांड में है उनके सूर्य का प्रकाश जाता है और चमकीले हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार जो सूर्य से क्या है लगातार हीट वेव निकल रही है जिससे क्या सारा ब्रह्मांड क्या चमकीला हुआ प्रतिदिन दिखाई देता है। ठीक है, अगर ये घटना नहीं हो, अगर ये घटना खत्म हो जाए तो क्या है चारों तरफ क्या है अंधेरा ही अंधेरा हो जाए। तो ये प्रक्रिया होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इससे होता है। तो इसके बाद में क्या है ये क्यों बताया है, क्योंकि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण मोस्टली क्या है प्रकाश का ही रोल है। ठीक है, क्यों चमकेगा तभी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण बनेगा। ठीक है, नहीं चमकेगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, वहीं का रोल है तो इसे बता दिया। ठीक है, अब क्या है सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक आता है और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की अगर हम बात करते हैं और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, ऐसे तो नहीं सूर्य के बिल्कुल पास में पृथ्वी बहुत दूर है, बहुत दूरी पर है। इसकी जो दूरी है वो कितनी है, सूर्य और चंद्रमा के बीच की, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, सूर्य और जो क्या है पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, लगभग 14.96 करोड़ है। ठीक है, 14 करोड़ क्या है 96,000 किलोमीटर है, यानी इसकी जो दूरी है वो कितनी है 14 करोड़ 96,000 किलोमीटर। ठीक है, करोड़
किलोमीटर है, ठीक है। यानी 14.95, इसकी वास्तविक अगर बात करते हैं 14.95 इंटू 98,000 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन औसतन इनका मान लिया जाता है कि वास्तविक आंकड़ों का कौन ध्यान रखे, ठीक है। तो इनकी जो दूरी है वो कितनी 14,96,000 किलोमीटर मान ली जाती है। यह जो दूरी है वो इसको इकाई किस में मापते हैं, एकक में मापते हैं। इसकी यूनिट किस में है पूछ लिया जाता है कि इसकी इकाई किस में है, एकक है। 14.96,000 एकक है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है, एकक है, ठीक है। 14,96,000 किलोमीटर क्या है, एकक इसकी क्या है, लंबाई है, ठीक है। यह जो दूरी है, ये प्रश्न क्या है, पहले ये बात बहुत बार प्रश्न रिपीट हुआ था कि सूर्य जो दूरी है 14,96,000 जो किलोमीटर दूरी है वो किस किस के बीच में है, सूर्य के यहाँ से यानी परत से बाहरी पृथ्वी के बाहरी परत से अंदर की तरफ। तो यह जो दूरी है वो सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के बीच की है, ठीक है, न कि बाहर से किसी भी कोण से नहीं है। जैसे यहाँ देगा, मैंने बताया था क्रस्ट है, मेंटल है और क्या है, क्रोड है। तो इनमें तीनों में दे देगा। तो जो क्रोड है भूमध्य रेखा बिल्कुल बीच की जो दूरी है, केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी है। और सूर्य और पृथ्वी के केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, 14,96,000 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सूर्य और क्या है, पृथ्वी की जो औसतन दूरी है, वो कई बार क्या है, औसतन दूरी से क्वेश्चन निकाल देते हैं कि औसतन दूरी कितनी है, ठीक है। तो इनकी जो औसतन दूरी है वो कितनी है, 14,90,000 किलोमीटर मानी जाती है, ठीक है। काट बांट के इनकी जो औसतन दूरी है वो कितनी मानी जाती है, औसतन दूरी 14,90,000, ठीक है। तो 14,90,000 किलोमीटर है जो इनकी क्या है, औसतन जो दूरी है वो मानी जाती है। अब सूर्य और पृथ्वी का हमें पता है कि परिक्रमा पथ किस प्रकार का है। तो सूर्य और अगर इनका बात करेंगे, परिक्रमा पथ है वो किस प्रकार का है, दीर्घवृत्ताकार है। अपने सभी जानते हैं कि इनका जो परिक्रमा पथ है वो कितना है, दीर्घवृत्ताकार है। यहाँ तक समझ में आया। सूर्य से प्रकाश लेती है, चमकती है। कितनी दूरी है, केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी है कितनी है, 14,95,098 समथिंग किलोमीटर है। यानी 14,96,000 किलोमीटर इसकी दूरी वास्तविक ही देखी जाती है। ये आंकड़े ज़्यादा याद नहीं रहते तो इसलिए यही है, ठीक है। मेरे को याद रहते नहीं है तो मैं ज़्यादा यही याद करता हूँ, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करते हैं इनकी एक यूनिट कौन सी, एकक में मापते हैं। और औसतन इनकी दूरी क्या है, 14,90,000 किलोमीटर इनकी जो क्या है, औसतन जो दूरी है, ठीक है, वो देखी जाती है, ठीक है। औसतन दूरी कितनी है, 14,90,000 जो किलोमीटर है वो देखी जाती है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि 14,90,000 है तो एक इसमें और आता है। पहला तो हमने पढ़ा था एनांत किसे कहते हैं और विषुव किसे कहते हैं, समझ में आ गया कि जब सूर्य के है उत्तरी दिशा में होता है तो एनांत और दक्षिणी में होता है तो एनांत बनेगा, भूमध्य रेखा पर होता है विषुव बनेगा। ये दो कंडीशन होती है। अब एक और आ जाता है पॉइंट कि सूर्य और इनके बीच की जो दूरी है ये में क्या दीर्घवृत्ताकार है। पृथ्वी किस प्रकार की है, ये तो गोले गाले से नहीं बनते हैं, ठीक है, बनने लग जाएंगे धीरे धीरे, क्या है अपने को जाना है, ठीक है। तो ये क्या है, दीर्घवृत्ताकार है। सूर्य और पृथ्वी क्या है, दीर्घवृत्ताकार है, ठीक है। ये हमने क्या मान लिया, पृथ्वी। ये क्या है, सूर्य है, ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। सूर्य और क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। यानी सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी हमें बतानी है, ठीक है। तो इसको क्या है, सूर्य से पृथ्वी की बतानी है तो बीच में सूर्य को लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये सूर्य है और ये क्या है, पृथ्वी है। ये क्या है, सूर्य है और ये क्या है, पृथ्वी है। इसको इधर करें थोड़ा सा, क्यों दीर्घवृत्ताकार है तो इधर दिखाना होगा, ठीक है। ये क्या है, सूर्य है, ठीक है। तो ये किस प्रकार की, पृथ्वी हमें पता है किस प्रकार की, दीर्घवृत्ताकार है। किस प्रकार की है, दीर्घवृत्ताकार ही है, ठीक है। तो इसका जो परिक्रमा पथ है वो किस प्रकार का होगा, दीर्घवृत्ताकार होगा। दीर्घ क्या है, वृत्ताकार होगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसतन दूरी कितनी है वो हमने पढ़ा था कि इनके बीच की दूरी कितनी होती है, 14,90,000 किलोमीटर है, ठीक है। 14 करोड़ कितनी है, 90,000 किलोमीटर है, ठीक है। जब अगर हम बात करते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के बीच की एक मध्य दूरी होती है तो उसे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। जब सूर्य की दूरी क्या है, ज़्यादा हो, जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी क्या औसतन दूरी से कितने हो, ज़्यादा हो, ठीक है। कितनी हो, अगर सूर्य और पृथ्वी की औसतन दूरी कितनी हो, ज़्यादा हो, ठीक है, ठीक है। यानी क्या है, ज़्यादा हो यानी 15 करोड़ समथिंग हो, ठीक है। 15 करोड़ समथिंग हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे अपसौर कहते हैं। तो 2 पॉइंट है, पहले आपको बताना चाहूँगा मैं क्या है, अपसौर और उपसौर है। 2 शब्द हमने
पढ़े होंगे कभी न कभी, एक तो अपसौर होता है, एक क्या है उपसौर होता है। तो ये कहाँ से निकल के आए? ये यहीं से निकल के आए हैं। जब पृथ्वी की वास्तविक जो दूरी है वो औसतन जो दूरी है उससे ज़्यादा हो तो उसे क्या कहा जाता है? इसे रवि उच्च कहा जाता है। और जब उसकी दूरी क्या है? इससे कम हो, ठीक है, इससे क्या है? कम हो, जो औसतन दूरी है उससे कम हो तो इसे क्या कहा जाता है? रवि नीच या क्या कहा जाता है? उपसौर कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? रवि नीच या क्या कहा जाता है? उपसौर कहते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि 14,90,000 है और 14,70,000 अगर हो, 70,000 किलोमीटर हो, ठीक है, 14,70,000 किलोमीटर हो तो ये क्या है? 14,70,000 जो किलोमीटर हो तो उसमें क्या कहलाता है? रवि नीच होता है। उसमें क्या बनता है? रवि नीच बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। तो दो परिस्थितियां बनती है, एक तो क्या कहलाता है? अपसौर है, एक क्या कहलाता है? उपसौर है। ये मोस्टली कब दिखाई देता है? 4 जुलाई को। और ये कब देता है? 3 तारीख को। 3 क्या है? जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, या क्या है? तो 3 जुलाई की अगर हम बात, 4 जुलाई को कब बनता है? अपसौर बनता है। और जो उपसौर है वो कब बनता है? इससे तो याद रहता नहीं है उपसौर अपसौर, ठीक है। तो उनकी एक ट्रिक देते हैं हम आपको। तो ये क्या होता, कब बनता है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को। तो उपसौर कब बनता है? उपसौर से ऊ लिखा है तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 जनवरी है। और अपसौर, अप यानी क्या है? इससे आगे वाला महीना है तो क्या जुलाई में चला जाएगा। तो 4 जुलाई को अपसौर बनता है, जिसे रवि उच्च कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रवि उच्च कहते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? रवि नीच कहते हैं, ठीक है। रवि नीच यानी चंद्रमा क्या है? नीचा है, और इधर क्या है? चंद्रमा क्या है? ऊपर है, ठीक है। इधर क्या है? चंद्रमा ऊंचा है, और इधर कौन सा है? चंद्रमा जो है वो किस प्रकार का है? नीचा है, ठीक है। चंद्रमा इधर तो कौन सा है? ऊंचा है, और इधर कौन सा है? चंद्रमा जो है वो नीचा है, ठीक है। तो ये घटना समझ में आ गई आपको कि जब ये परिस्थिति होती है इसके, ठीक है, और ये जो परिस्थिति होती है किलोमीटर है, ठीक है, यानी 15 करोड़ समथिंग होता है, यानी 14,90,000 औसतन, उससे ज़्यादा होगा, कुछ न कुछ ज़्यादा होगा तो उसमें क्या अपसौर बनता है। उससे जो कम होता है तो उससे क्या है? रवि नीच बनता है। और जिसे अपसौर, एक को क्या है? अपसौर जब सूर्य ऊपर की होता है यानी औसतन दूरी ज़्यादा होती है तो इसे अपसौर कहेंगे, और न्यूनतम होगी तो इसे उपसौर कहते हैं। यह कंडीशन कब बनती है? 4 जुलाई को। और ये कब बनती है? 3 जनवरी को बनता है, ठीक है। तो पृथ्वी का मोस्टली पार्ट यही था, ठीक है। पृथ्वी का क्या था? जो मुख्यतम पार्ट क्या था? यही था, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बताया थी कौन से पढ़ेंगे हम? सूर्य ग्रहण और क्या है? चंद्र ग्रहण है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण और क्या पढ़ेंगे? चंद्र ग्रहण है। तो पृथ्वी की मोस्टली सारी बातें आपको समझ में आएगी कि कब विषुव बनता है, कब अयनांत बनता है, ठीक है। कब क्या है? विषुव देखने को मिलेगा, और कब क्या है? अयनांत देखने को मिलता है। और कब रवि उच्च होगा, कब रवि नीच होगा, यानी कब अपसौर बनेगा और कब क्या है? उपसौर बनेगा, ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात करेंगे, सूर्य ग्रहण और क्या है? चंद्र ग्रहण है, ठीक है। तो ये एक ही पॉइंट में समझ में आ जाएगा कि सूर्य ग्रहण, सूर्य से प्रकाश तो कैसे उत्पन्न हो रहा है, समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण, ठीक है। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और कौन सा है? चंद्र ग्रहण है। तो हमें पता है इधर तो क्या है? हमेशा सूर्य ही रहेगा, ठीक है। ये हम बात करते हैं, दिखाई नहीं देगा आपको ना, इधर उधर देखते हैं। तो एक तरफ तो हमने सूर्य ग्रहण ला लेते हैं, और एक तरफ क्या बना लेते हैं? चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो हमें पता है सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, चंद्रमा यहाँ पर रहेगा। चंद्रमा क्या है? यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो इधर कौन सा है? चंद्रमा है। इधर कौन सा है? चंद्रमा है, यानी सूर्य है, ठीक है। चंद्रमा है यानी क्या है? सूर्य है। तो इनके बीच में क्या है? जब क्या कंडीशन आती है उस परिस्थिति में क्या सूर्य ग्रहण बनता है, और कौन सी कंडीशन होती है जो क्या है? चंद्र ग्रहण बनता है। आज तक आपने रट्टा मारा होगा, लेकिन आज की बार क्या है? रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? इसको एक बार समझ लीजिए, ठीक है। 2 ही शब्द पकड़ने हैं अपने को 2 ही शब्द पकड़ने हैं, और वहाँ से क्या है? आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कौन सा सूर्य ग्रहण है और कौन सा क्या है? चंद्र ग्रहण है, ठीक है। थोड़ी सी, हाँ, कौन सा चंद्र ग्रहण है और कौन सा क्या है? सूर्य ग्रहण है। तो ये तो क्या है? सूर्य है। अपने को एक बात पकड़नी है, इसमें तो क्या सेम होगा, ये नाम याद रखना। इसमें तो क्या सेम होगा, और इसमें क्या है? समी होगा, SME, ठीक है। इसमें सेम होगा और इसमें क्या है? समी होगा। यानी यहाँ तो क्या है? सन होगा, सूर्य मतलब सन होगा, और यहाँ पर क्या? अर्थ होगी, यानी पृथ्वी। ई मतलब पृथ्वी, अर्थ होगा, और इधर कौन सा होगा?
अब मतलब चंद्रमा यानी मून होगा, चंद्रमा मून होगा। इधर की बात करते हैं समी, यानी कि यहाँ तो सूर्य होगा ही होगा, समी मतलब अस मतलब सुन, यहाँ पर सन होगा ही होगा। और यहाँ की अगर बात करते हैं यहाँ पर अम आ जाएगा यानी चंद्रमा मून। और इधर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा पृथ्वी यानी अर्थ आएगा, क्या आएगा? अर्थ, ERT। ठीक है, इधर कौन सा आएगा? अर्थ आएगा। ठीक है, शायद धुंधला दिखाई दे रहा है ना आपको, अभी क्लास लंबी हो जाएगी तो इसलिए क्या है बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ समझ लीजिए, तो ये क्या सूर्य है, सूर्य से प्रकाश पड़ता है पृथ्वी पर, और पृथ्वी से क्या है इधर चंद्रमा पर पड़ता है। ठीक है, तो ये कौन सा सूर्य ग्रहण है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? मोस्टली हमें पता है सूर्य ग्रहण कब लगता है। सूर्य ग्रहण जो है वो कौन सी तारीख को लगता है और कब लगता है? ठीक है, तो सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करते हैं तो यह पूर्णिमा को लगता है, या कौन सा लगता है? पूर्णिमा को लगेगा, या कौन सा लगता है? पूर्णिमा या अमावस्या को, इनमें से किस में लगता है? ठीक है, तो सूर्य ग्रहण है, और कौन सा आता है? एक क्या आता है? चंद्र ग्रहण है। ठीक है, चंद्र ग्रहण की अगर हम बात करते हैं तो चंद्र ग्रहण में कौन से आते हैं? सेम की कंडीशन बनती है, समी की बनती है। ठीक है, तो ये तो कौन सा है? चंद्र ग्रहण है। सेम की कंडीशन की वाला तो कौन सा है? चंद्र ग्रहण है। थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, ये यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, ये कौन सा है? चंद्र ग्रहण है, और ये कौन सा है? सूर्य ग्रहण है। उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या है? चंद्र ग्रहण लगेगा, और ये कौन सा है? सूर्य ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें पता है चंद्रमा कब, चंद्रमा के चांद्र के समतुल्य पूर्णिमा को ही होता है। चंद्रमा के चांद्र के समतुल्य कौन सा था? पूर्णिमा को। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगेगा? अमावस्या को लगता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। ये कब लगता है? अमावस्या को, अमावस्या। ठीक है, तो दोबारा देखिए, चंद्रग्रहण है, ये थोड़ा सा मैंने क्या लिख तो इधर दिया था लेकिन बोल उधर दिया। ठीक है, इसलिए दोबारा देखिए, चंद्रग्रहण होता है वो कब लगता है? सेम, यानी क्या है? सन, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा होगा एक, जब तीनों ही एक स्थिति में होते हैं तब ये ग्रहण लगते हैं। ठीक है, चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों क्या है? जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक स्थिति में होते हैं तब ये ग्रहण लगते हैं। चंद्रग्रहण की अगर हम बात करते हैं तो जब क्या सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक लेयर में होंगे, यानी पृथ्वी बीच में होगी, तब तो क्या लगेगा? चंद्रग्रहण लगेगा। और दूसरी अगर हम बात करते हैं, अगर बीच में क्या होगा? चंद्रमा होगा, तो कौन सा लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। ये मोस्टली अमावस्या को देखने को मिलता है, और ये कौन सा है? पूर्णिमा को देखने को मिलता है। ठीक है, तो चंद्रग्रहण में क्या होती है? चंद्रग्रहण में क्या किरणें पड़ती है? चंद्रग्रहण में क्या सूर्य की किरणें आती है? सूर्य की जो किरणें आती हैं वो पृथ्वी के इस साइड तो दिखाई देती है, पृथ्वी के इस साइड पर दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर क्या अंधेरा होता है। यहाँ पर अंधेरा होने के कारण क्या है? ये जो है चंद्रमा ये अंधेरा है, तो ये क्या है? यहाँ चंद्रमा पर आएगा, तो चंद्रमा का कुछ हिस्सा दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण चंद्रमा क्या है? बिल्कुल काला काला दिखाई देता है, यानी बिल्कुल प्रकाश में नहीं दिखाई देता, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की जो परछाई है वो चंद्रमा को क्या है? ढक लेती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है? कुछ समय के लिए चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो उस कंडीशन को क्या बनता है? चंद्र ग्रहण बनता है। यानी सूर्य का प्रकाश तो आएगा, लेकिन पृथ्वी के इस हिस्से पर आता है, इस हिस्से पर क्या दिखाई, ये हिस्सा जो क्या ढक लेते हैं, तीनों एक कंडीशन में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं, तो ये ढक लेता है, इससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता, जिससे क्या है? चंद्रमा थोड़े ही समय के लिए वो क्या है? दिखाई नहीं देता है, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा कौन सा आता है? सूर्य ग्रहण है। सूर्य की किरणें वही उसी परिस्थिति के अनुसार क्या आएगी? सूर्य की परिस्थिति क्या आएगी? लेकिन चंद्रमा के इस साइड में, ठीक है, चंद्रमा पर प्रकाश पड़ेगा, लेकिन इधर क्या है? वही है, चंद्रमा इसको ढक लेता है। ठीक है, चंद्रमा की परछाई जो होती है सूर्य पर, पृथ्वी पर पड़ती है। ठीक है, सूर्य की जब किरणें हैं चंद्रमा पर पड़ेगी, ठीक है, तो सूर्य की जो किरणें हैं जब चंद्रमा पर पड़ती है तो इधर तो दिखाई देगा, लेकिन कुछ हिस्सा क्या है? चंद्रमा का परछाई युक्त हो जाता है, तो चंद्रमा की जब परछाई पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी थोड़ी ही समय के लिए दिखाई नहीं देती है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, ठीक है, पड़ती है, पृथ्वी पर पड़ती है, तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आओगी, सूर्य ग्रहण कब बनता है और चंद्र ग्रहण जो है वो कब बनता है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा आप, क्यों मैंने थोड़ा सा पहले कन्फ्यूजन बता दिया था आपको, तो एक बार दोबारा देखिए कि जब सेम होगा तो चंद्र ग्रहण मिलेगा, यानी अर्थ बीच में होगी। ठीक है, चंद्र में क्या? सेम होगा, समी होगा। ठीक है, मैंने लिखना इधर था, बताना इधर था, लेकिन उल्टा कर दिया, लिख इधर दिया, बता इधर दिया। तो अब दोबारा एक बार और देख लीजिए, प्लीज़ कन्फ्यूज मत होइए। ठीक है, चंद्रग्रहण किसे कहा जाता है? जब सेम की कंडीशन में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा हो। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, लेकिन चंद्रमा पर दिखाई कुछ क्या है? हिस्सा चंद्रमा पर दिखाई, इसकी परछाई के कारण दिखाई नहीं देता है, जिस कारण क्या है?
चंद्रमा थोड़ी देर समय के लिए दिखाई नहीं देता तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं, और यह कंडीशन पूर्णिमा को बनती है। दूसरा सूर्य ग्रहण की अगर हम बात करते हैं तो इधर तो सूर्य तो होगा ही होगा, बीच में कौन सा आएगा, चंद्रमा आ जाएगा, यानी शमी की कंडीशन बनेगी। प्लीज सेम और शमी को याद रखिए, प्लीज वैसे याद रखेंगे भूल जाएंगे, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा किधर था। क्यों, वैसे तो रट्टा मारने की बात है, लेकिन सेम और शमी को याद रखिए कि सेम ई क्या है, अर्थ बीच में आएगा, और अम क्या है, इधर बीच में आएगा, ठीक है। सूर्य ग्रहण में कौन सा है, अम बीच में आएगा, इधर ई आएगा, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है, चंद्रमा कुछ हिस्सा क्या दिखाई नहीं देता, इधर तो प्रकाश पड़ेगा लेकिन इधर क्या है, अंधेरा होता है, ये हिस्सा दिखाई नहीं देता। तो पृथ्वी का भी कुछ हिस्सा दिखाई नहीं देगा, तो पृथ्वी थोड़े समय के लिए ढक जाएगी, इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं, और यह कब बनता है, अमावस्या को लगता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण और ग्रहणों की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो ग्रहणों की अगर बात करते हैं तो मुख्यतः ग्रहण कितने लगते हैं, एक साल में क्या है, ग्रहण 7 देखने को, अधिकतम एक साल में कितने ग्रहण लग सकते हैं, ठीक है। तो एक साल में कितने ग्रहण लग सकते हैं, एक साल में ग्रहणों की अगर बात करते हैं तो एक साल में लगभग क्या है, 7, सबसे ज़्यादा क्या है, अधिकतम 7 ग्रहण देखे गए हैं, ठीक है। एक साल में कितने, 7 जो ग्रहण हैं वो देखे गए हैं। अधिकतम ग्रहणों की संख्या कभी पूछ ले कि अधिकतम कितने ग्रहण लग सकते हैं, तो एक साल में कितने, एक साल में अधिकतम 7 ग्रहण, कितने, एक साल में अधिकतम कितने ग्रहण लग सकते हैं, 7 ग्रहण ज़्यादा से ज़्यादा देखे गए हैं, ठीक है। इसके बाद की अगर बात करते हैं, इसमें कितने होते हैं, दो तो क्या है, सूर्य ग्रहण 2 होंगे और चंद्र ग्रहण 5 हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण 2 है और चंद्र ग्रहण इसमें क्या है, अगर 7 की अगर बात करते हैं तो 2 तो कौन से होते हैं, सूर्य ग्रहण है, और 5 के है, चंद्र ग्रहण है, ठीक है। तो इस प्रकार एक वर्ष में अधिकतम जो ग्रहणों की संख्या वो कितनी हो सकती है, 7 हो सकती है। इसमें 3 तो वो, 2 तो वो होंगे और 2, 5 वो होते हैं, ठीक है। आपको इतने समझ में आया, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था सुपर मून और ब्लू मून किसे कहा जाता है। सुपर मून की अगर हम बात करते हैं तो जब चंद्रमा क्या है, पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक आता है और कुछ बड़ा प्रतीत होता दिखाई देता है, तो उस कंडीशन को सुपर मून कहा जाता है। यह 2018 में बना था और आगे के है 2037 में देखने को मिला। ये पिछले वाली क्लास में मैंने आपको कराया था, ठीक है। तो सुपर मून और ब्लू मून है, ठीक है। तो सुपर मून यानी सुपर मून यानी अपनी औसतन जो इसकी है परछाई या औसतन इसकी बनावट उससे कुछ बड़ा दिखाई देता है, ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, उसे सुपरमून कहा जाता है। ये 2018 में दिखा था और आगे क्या है, यह 2037 में दिखेगा। ब्लू मून की अगर हम बात करते हैं तो ब्लू मून क्या चमकीला हुआ दिखाई देता है जब एक माह में, एक कैलेंडरीय माह में 2 पूर्णिमा देखने को मिलती है। कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि 2 पूर्णिमा देखने को मिलती है, तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है उसे ब्लू मून कहा जाता है। ये अभी 30 और 31 अगस्त 2023 को दिखेगा और इसके बाद में क्या है, अगले 2024 में भी दिखेगा। 20-21 अगस्त को शायद जो 2024 में है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ब्लू मून। ब्लू मून भी मैंने कराया था, ब्लू मून, सुपर मून और ब्लू मून, ये मैंने आपको पहले करा दिया था, लेकिन यहाँ चंद्रमा से संबंधित बातें आ रही थी तो एक बार क्या है आपको बता दिया है, ठीक है। तो जब क्या है एक ही साल में इस प्रकार 2 मून देखने को मिलते हैं, ब्लू मून देखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, ब्लू मून ईयर कहा जाता है। जैसे 2023 को ब्लू मून ईयर कहा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। इनकी जो मुख्य रिव्यू किस कहा जाता है, कौन से विषुव होते हैं पृथ्वी में, कौन से अनांत होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो प्लीज़ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में देखिए आप कि सेम कब बनता है और समी कब बनता है, यानी सन, अर्थ और कौन सा आता है, चंद्रमा है, यानी सूर्य, अर्थ और कौन सा है, चंद्रमा है, ठीक है। तब तो कौन सा बनेगा, चंद्र ग्रहण बनेगा। और दूसरी समी की अगर बात करते हैं, यानी सूर्य होगा, समी और चंद्रमा होगा और इधर अर्थ होगा, तब क्या बनेगा, सूर्य ग्रहण बनता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को बनता है और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को बनता है। एक साल में अधिकतम 7 ग्रहण देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया और अब अगली जो क्लास है उसमें अक्षांश और देशांतर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वहाँ से अपना क्या टॉपिक जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद दोस्तों।